खत्म हो जाएंगे। जैसे कि भगवान, गॉड। क्या आप समझ पा रहे हैं? इमेजिन करिए कि भगवान पे कोई भरोसा आज करना छोड़ दे। रशिया में नहीं करता, रूस में नहीं करता। समझ रहे हैं बात? तो अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप अगर भरोसा करना छोड़ दे तो भगवान गिर जाएंगे। भगवान फिर कोई कहेगा ही नहीं कि भगवान है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए पूरी एफर्ट लगाई जाती है कि लोग भगवान पे भरोसा करें, क्योंकि दिखता किसी को नहीं है ना। पहाड़ नदियां जैसा नहीं है ये कि दिख रहा है भगवान। ग्रेविटेशन जैसा फील नहीं हो रहा है किसी को कि तुरंत इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था, पुजारी वर्ग लगा रहता है कि भैया पूजा करो, पूजा करो, बोलते रहो, नवाह करो, जो क्या कहते हैं, अष्टयाम करो। ये सब भरोसा को मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि सबको पता चल रहा है, दिख तो नहीं रहा कहीं भगवान, लेकिन नहीं, लगे रहो। समझ रहे मेरी बात? मैं ये नहीं कह रहा हूं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो बात की बात है, वो डिस्कशन का चीज है, लेकिन एफर्ट लगाया जाएगा उस चीज में जो है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। ऐसा ही पैसा है। क्या है? मनी है तो झूठी चीज। पैसा झूठी चीज है, ये चलती है आपके भरोसे से। मेरी बात समझ रहे हैं? धर्म है, भगवान है और पैसा है। ये जो पैसा है, ये अगर इस पे लाखों लाखों करोड़ों लोग भरोसा करना छोड़ दें तो पैसा आज गिर जाएगा। 2016 में ऐसा हुआ। मोदी जी ने एक बार कह दिया कि अगला दिन वो जो पैसा जिस पे आप भरोसा कर रहे थे कल तक, उसका खत्म है, वो पैसा अब नहीं रहेगा। तो फिर आपके पास कितने सारे पैसे हो, उससे आप एक कुछ भी नहीं, कुछ नहीं खरीद सकते आप उससे। यानी आपके भरोसे से पैसा। कैसे एक रिसोर्सफुल कोई जमीन है, कोई जगह है, वो गरीब हो गया और जिसके पास कुछ नहीं था वो अमीर हो गया, है ना। इन बातों को चर्चा करते हुए हमने देखा था, लगभग डाटा वगैरह हमने सब ले लिया था, है ना। और अगर अभी कल का जो थोड़ा सा अगर हम लोग फिर से सम अप कर लें, कल का जो क्लास चला था उसमें जो बहुत सारी बातें थी वो ये था कि बिहार झारखंड से अलग हो गया 2000 में, है ना। एक रिवीजन कर लेते हैं। और 45% लैंड को लेकर के करीब ये अलग हो गया था। 55% जमीन जो है सो बिहार में रह गया था। नहीं, बिहार अभी भी झारखंड से बड़ा है एरिया वाइज। 13 करोड़ की आबादी है। सेंसस तो अभी हुआ नहीं है, जो जनगणना होती है वो अभी प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, लेकिन कास्ट सर्वे जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में हुआ था, बिहार कास्ट सर्वे आप लोग देख सकते हैं। बिहार कास्ट सर्वे खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे ये उपलब्ध है। 2023-24 में जो आया है तो उसमें करीब 13 करोड़ जो है सो बिहार की आबादी अभी निश्चित की गई। 13 करोड़ से कुछ ज्यादा है, कुछ लाख बढ़ जाता है। और 55% लैंड इनके पास अभी है जी। झारखंड के पास 45% लैंड है। और जब ये अलग हो गया बिहार से झारखंड, तो तकरीबन बिहार से 80% जो मिनरल्स हैं वो अलग हो गए, झारखंड चले गए। 80% मिनरल्स कहाँ चले गए? झारखंड में चले गए, ठीक है। लेकिन अभी बिहार के पास जो है वो बहुत, अभी भी बहुत रिसोर्सेज है इसके पास। रिसोर्सेज आप किसको कहते हैं? पहले तो हम इसको, पहले संसाधन किसे कहते हैं? तो अभी आप देखिएगा तो अभी भी बिहार में जो रह गया है वो बिहार में रह गया है तकरीबन पूरे देश का 95% जो है पायराइट है यहाँ पे। क्या है? पायराइट। पायराइट को ऐसे समझिए, ये अयस्क है। पायराइट से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ये हुआ कि इसका उपयोग किया जा सकता है स्टील प्लांट में, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स में इसका उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। जितने भी इंडस्ट्री हैं सल्फ्यूरिक एसिड जाता है, यानी सल्फ्यूरिक पायराइट मतलब सल्फर निकलेगा, ठीक है।
सल्फर निकलेगा, यानी कि ये हुआ कि सल्फर का उपयोग किया जाता है एक्सप्लोजिव में, पटाखे वगैरह जो जलाते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, एक दिन मैंने बताया था। तो सल्फर का उपयोग बहुत सारा है। सल्फ्यूरिक एसिड पायराइट से निकलता है, जिसका रिजर्व जो है पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा आपको यहाँ मिलता है, कहाँ? बिहार में। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बिहार है उसको गंगा बांटती है दो हिस्सों में। ये हमारा गंगा है, बीचों बीच जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। हिमालय से निकलती है, ग्लेशियर से होकर के। हम लोग जो रह रहे हैं ऊपर का जो एरिया है वो नॉर्थ बिहार है, क्या है वो, और नीचे का जो है वो साउथ बिहार है। सुविधा के लिए इसको बांटना पड़ता है। साउथ बिहार का जो नीचे का रीजन है जहां से झारखंड अलग हुआ था, ठीक है, वो क्या है कि मिनरल रिजर्व्स में अभी भी वहीं पे पायराइट है, सोना पाया गया। इधर आपको इस एरिया में साइड में रोहतास नाम का, रोहतास जिला है, कैमूर है, औरंगाबाद है, गया है, ऐसे ऐसे जाएंगे ऊपर थोड़ा सा भागलपुर है, ये सब साउथ बिहार में आते हैं, नालंदा है ना, ये सब। यहाँ पे आपको मिनरल रिजर्व्स खूब मिलता है। यहाँ गोल्ड भी पाया गया है, अभी 2-3 साल पहले गोल्ड पाया गया है, जो पूरे भारत का करीब 45% के आसपास रिजर्व है। अगर पूरे भारत में 100% रख लीजिए, जो भी मात्रा है उसका 45 से 46% सर्वे में गोल्ड यही है, कहाँ? बिहार में। लेकिन उसको निकाला नहीं गया है, ठीक है। हमने ये देखा बिहार की स्थिति जो है वो थोड़ी सी खराब। मैंने आपसे बात करी कैसे हो गई, पास्ट में हम लोग गए थे तो हमने देखा था कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाया था, फ्रेट FREIGST इक्वलाइजेशन पॉलिसी। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आया था जो 1952 में लाया गया था, और इसको खत्म कर दिया करीब 1990-92 तक, 1992 तक इसको खत्म कर दिया। इसे कहते हैं माल ढुलाई, यानी जो भी माल यहां से जाएगा समान माल ढुलाई नीति लाया गया था। ये जो पहली गवर्नमेंट थी, जो 1951-52 में जो पहला चुनाव हुआ था इंडिया में, आम चुनाव हुआ था, जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है ना, तो 1951-52 में जो इलेक्शन आया था तो फिर नेहरू जी जीत करके आए थे, तो उनकी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। क्या थी मैंने आपको कल बताया था डिटेल में। ये था कि जो कि बिहार और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो इलाका है, छोटा नागपुर का इलाका जो है, जहाँ पे रिजर्व पूरे इंडिया का लगभग मैं कहूँ तो 80 से 90% यहीं पे सारा कुछ था। तो सारी कंपनियां यहीं पे खोलती थी। लगभग 1930 के रेंज में डालमिया सीमेंट आ गया था बिहार में। फिर टाटा स्टील जो जमशेदपुर में खुल गया था झारखंड में। तो नेहरू और उनके गवर्नमेंट को लगने लगा कि सारा तो यहीं पे हो जाएगा, बाकी इंडिया भी तो विकसित होना चाहिए। तो उन्होंने ये पॉलिसी लाई, कहा ये कि आप कहीं भी प्लांट खोलिए, कहीं भी कंपनी खोलिए, इंडिया के दूसरे क्षेत्रों में भी खोलिए, बट हम क्या करेंगे कि आपको जो भाड़ा लगेगा सामान को ले जाने में, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, उसके लिए हम आपको सब्सिडी दे देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से फंड दे देंगे, सहायता दे देंगे, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा, कम लगेगा, ठीक। और जो कोयला या लोहा झारखंड में आपको जितने दामों में मिल रहा है उतना ही दाम में आपको देश के दूसरे भागों में भी मिलेगा। हम एकदम समान दाम रखेंगे, प्राइस हम लोग बढ़ाएंगे, हाइक नहीं करेंगे। ये नीति बिहार के खिलाफ चली गई। आप देख रहे हैं कि 40 साल तक ये नीति जा रही है। 50 में लाया गया, 52 में लाया गया, और ये 90-92 तक चला, ठीक है। तब तक बहुत बुरा हो चुका था ऑलरेडी बिहार का, ठीक है। तो ये हुआ कि बिहार से फिर सारी जो कंपनियां हैं बाहर भागनी शुरू हो गई, ठीक है, क्योंकि उनको फायदा मिल रहा है, सेम दाम मिल रहा है, सब्सिडी भी मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रहा है, तो वो बिहार में क्यों खोलेंगे? वो खोल रहे हैं कहाँ? मुंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बाकी क्षेत्रों में जहाँ पे उनको, तमिलनाडु में, केरल वगैरह में, जहाँ पे उनको समुद्र का फायदा भी है, ठीक है ना, तो वहां से। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये बिहार के खिलाफ में गई। तो एक तो काउज नंबर 1 ये है, बिहार को थोड़ा सा पीछे
ले जाने में, लाने में। दूसरा, अंग्रेजों ने तो किया ही, अंग्रेजों ने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट कहने का मतलब ये हो गया कि अस्थाई बंदोबस्त। क्या कहते हैं इसको, अस्थाई बंदोबस्त हिंदी में कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त लाया गया कि जमीन, यहाँ के जो जमींदार थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, और यहाँ के जमींदार जो कि बहुत स्ट्रांग थे, किसानों के पास जमीन नहीं थी या बहुत कम थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि जमींदार चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी बहुत चलती है किसानों में, तो हम जमींदारों पे ही नकेल कसे, उन्हीं को बोले कि हमको जो है तुम किसानों से वसूल करके जो भी टैक्स है, जो भी धान है, चावल है, वो सारा चीज हमारे पास पहुंचाओ, और हमें मतलब नहीं है, हम फिक्स कर देते हैं, परमानेंट कर देते हैं इसको, एक फिक्स इनकम हमको चाहिए। अब बिहार में क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि बाढ़ कभी आ गया, कभी सुखाड़ आ गया, खासकर जो उत्तरी बिहार है वहां तो बाढ़ का समस्या ज्यादा ही रहता है, दक्षिणी बिहार में आपको कम मिलेगा, ठीक है ना। वो थोड़ा सा ऊंचा इलाका भी है, पठार था वहां पे ना, मैंने कहा छोटा नागपुर पठार झारखंड, वो थोड़ा ऊंचा इलाका भी है, ठीक है ना, पठारी एरिया है, तो बाढ़ का कहर वहां पे कम होता है। लेकिन हम लोग का जो एरिया है, जो मधुबनी का इलाका है, दरभंगा का इलाका है ना, मुजफ्फरपुर, ये बाढ़ ग्रस्त होता है बहुत ज्यादा, ये उत्तरी बिहार में, ऊपर वाला बिहार, नॉर्थ बिहार में। तो कभी बाढ़ आ गया, कभी सुखाड़ आ गया, तो इससे क्या होता है, किसानी तो इफेक्ट आएगी, खेती में तो प्रॉब्लम आएगा ही। जब ये प्रॉब्लम आया तो अंग्रेज ने कहा कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको फिक्स इनकम चाहिए। और जो कि यहाँ के जमींदार क्या था कि ज्यादा मजबूत थे, तो वो चीज उन्होंने कहा कि आप हमसे फिक्स लीजिएगा, हम भी फिक्स लेंगे, तब किससे, किसानों से। वो एकदम नीचे सरक गया फिर वो ऑर्डर। तो उन्होंने कहा कि हम भी उतना ही परेशान करें। फिर किसान क्या हुआ कि किसान में गरीबी और आ गई, क्योंकि कभी बाढ़ आई, सुखाड़ आए, तो वो फसल उनकी नष्ट हो गई, तो वो कैसे चुकाएंगे। फिर वो अपने खेतों को बेचने लगे, कर्ज लेने लगे, ज्यादा मेहनत करने लगे, लाइफ की क्वालिटी खत्म हो गई, गरीब नीचे तक धंसता गया। गरीब बनाने का एक परमानेंट सेटलमेंट भी कॉज रहा है, कॉज नंबर 2 इसको कहते हैं, ठीक है, कॉज नंबर 2 हम लोग इसको कह लेते हैं। ये दूसरा कॉज है जिसमें कि, और ये लाया गया था करीब 1793, कब, 1793। और ये सिर्फ बिहार में ही नहीं था, बिहार उस वक्त बंगाल भी हुआ करता था, उड़ीसा और झारखंड सब मिला करके इतना बड़ा बिहार था, या कह लीजिए सारा बंगाल ही था एक तरह से, ठीक है ना। फिर बाद में बिहार और उड़ीसा अलग हुआ है। इतना तक समझ में आ रहा है। ये कब तक चला था परमानेंट सेटलमेंट? परमानेंट सेटलमेंट आजादी तक चला था, जब हमारी ये आजादी हो गई तो उसके बाद जी 1947। अब ऐसे समझिए आप कुछ चीजों को, एक तो परमानेंट सेटलमेंट अंग्रेजों ने दिया, उसके बाद नेहरू की पॉलिसी, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो है, वो भी बिहार के एकदम निगेटिव में चला गया, बिहार के एकदम खिलाफ गया। एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि परमानेंट सेटलमेंट यही क्यों लाया गया। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, वहां क्यों नहीं परमानेंट सेटलमेंट लाया गया, वहां भी तो जमींदार थे जी, वहां रैयतवारी लाया गया, रैयतवारी व्यवस्था वहां पे थी। वहां ये थी कि जो रैयत थे, जो किसान थे, वो ज्यादा मजबूत थे, वहां पे जमींदार ज्यादा मजबूत नहीं थे, ठीक है ना। तो अंग्रेजों को लगा कि जमींदार को पावर यहाँ पर है नहीं, जमींदार से ज्यादा बात करना ठीक नहीं है, सीधे सीधे किसान से जुड़ो। तो फिर किसान क्या करते थे कि अपने ढंग से वो फिर नेगोशिएट कर लेते थे, तो उनकी स्थिति वहां पे ठीक थी। डायरेक्ट अंग्रेज से कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ कि वहां पर किसानों की स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई थी। तो ये भी आप एक कारण दे सकते हैं कि रैयतवारी अगर यहाँ पे लाया जाता, डायरेक्ट अगर किसान से गवर्नमेंट, उस वक्त की गवर्नमेंट कौन थी, अंग्रेज, अगर वो डायरेक्ट करते तो थोड़ा सा यहाँ पे स्थिति ठीक होता। लेकिन बीच में जो जमींदार थे वो सारा मुनाफा ही खा लेते थे, मतलब सारा का मतलब जो अंग्रेज को दे दिया, बाकी बचा सब मेरा है, और किसानों पे कोई उनको रियायत देना नहीं है, उनको कोई सुविधा नहीं देनी है, कभी कुछ हो गया तो कहने का मतलब देखिए, अंग्रेजों से ज्यादा बुरा यहाँ के लोगों ने किया है। मेरा ये मानना रहता है हमेशा कि अंग्रेज तो फिर भी, हालांकि तो हमारे शोषक ही थे, लेकिन अगर बाकी लोगों से तुलना करेंगे ना, आप इमेजिन करिए कुछ देर के लिए कि अगर अंग्रेजों ने अधिकार यहाँ पर नहीं किया होता,
दूसरे लोगों ने किया होता। कभी कभी मैं सोचता हूँ, डर जाता हूँ, जब अगर जर्मनी ने किया होता, जर्मन लोगों ने किया तो ज्यादा क्रूर थे, क्रूएल थे वो। उन्होंने 60 लाख यहूदियों को वहां पे मार दिया था, गैस चैम्बर में डाल के मारते थे। जो घर का जो रैक होता है, रैक बनाते हैं, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी इस बैरक में कि रैक में लोगों को सुलाते थे, खाना नहीं पीना नहीं, ऐसी। आप वो वीडियोस वगैरह देखेंगे जब यूट्यूब पे, तो आप डर जाएंगे कि इतने। तो उस मामले में तो अंग्रेज ठीक ही थे, कम से कम सुनते थे बात। आपने कभी गौर किया कि अंग्रेजों के खिलाफ थे गांधी, अंग्रेजों ने गांधी को नहीं मारा, यहाँ के एक हिंदुस्तानी ने मार दिया गांधी को। वो तो उनके लिए मारना कितना आसान था, नहीं था क्या? अब उनके खिलाफ जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उनके खिलाफ सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो तो एक गोली मार देंगे आपको। लेकिन उन्होंने नहीं मारा, इतना इज्जत तो दिया ही ना। ये सोचने वाली बात है। मार दिया यहाँ के लोगों ने गांधी जी को, जबकि काम वो इन्हीं के लोगों के लिए, हम ही लोगों के लिए कर रहे थे। तो अंग्रेज तुलनात्मक दृष्टि से उतने बुरे नहीं थे, एप्लीकेशन सुनते थे, बात तो करते थे आपसे बैठ के, यहाँ चलो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ के लोगों ने यहाँ पे ज्यादा बुरा किया। एक अगर आप देखेंगे तो कल का हमने देख लिया, ये कल का रिवीजन मैंने करवा दिया जो लोग नहीं आए थे। अब आती है स्पेसिफिकली बिहार पे, जब हम बात करें तो फिर से वही बात आती है कि आजादी से पहले यहाँ पे उद्योग लगने शुरू हो गए थे। पूरी देश की जीडीपी में लगभग 25% हिस्सा बिहार का था, ठीक है। गन्ना यहाँ पे किया जाता था, गन्ने की खेती, गन्ने का उद्योग यहाँ पे लगता था। चीनी पूरे देश को सप्लाई की जाती थी, और अभी तो चीनी मिल देख रहे हैं कि क्या हालत है, कोई गवर्नमेंट ठीक नहीं कर पाई उसके बाद। अंग्रेज के जमाने में फिर भी ठीक था, तो ये बेकार हो गया सब कुछ। कहने का मतलब है कि अब जब डिफरेंट डाटाज हम लोग ले रहे थे, तो हमने देखा कि बिहार पूरे देश में सबसे गरीब राज्य है। बिहार का कास्ट सर्वे कहता है कि फैमिली 6,000 रुपये इनकम यहाँ पे कमाती है, पर पर्सन तो 1,000, 1,100-1,200 रुपया हो गया। कुछ गवर्नमेंट की सर्वे कहती है कि 60,000 रुपये इनकम है, ये सालाना है। 60,000 रुपये इनकम सालाना है, फिर भी 5,000 रुपये पे जाते हैं, 12 पंजे 60, 5-7 हजार रुपये महीना यहाँ पे लगभग ऑन एवरेज है। इंडिया के एवरेज से कई गुना कम है। रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत ज्यादा है। रिसोर्सेज देखिए, यहाँ पे गंगा नदी बहती है, 21 नदियां हैं बिहार में, मेजर नदी। फिर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया जा सकता था, पानी से बिजली निकाला जा सकता था ना। लेकिन पानी से बिजली नहीं निकाला जाता है, ये इंपोर्ट करते हैं। अभी भी बिहार जो है 70 से 80% जो है इलेक्ट्रिसिटी बाहर से इंपोर्ट करती है, मतलब बाहर दूसरे स्टेट से, बंगाल से, यूपी से, झारखंड से लाती है 70 से 80%। इन्होंने अपनी नदियों का उपयोग ठीक से नहीं किया, ठीक से बांध बनाना था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ रुख करना था। जैसे मैंने नीदरलैंड्स का दिया था, उन्होंने बांध बनाए, वो भी इतनी ही बुरी, इनसे ज्यादा बुरी हालत में। उनके पास तो कुछ है भी नहीं मिनरल्स इतना, अभी भी इसके पास मिनरल्स बचा हुआ है। मैदानी इलाका, खेती का 65% उपजाऊ जमीन में, मतलब 65 कह रहा हूँ, 94-95% जो बिहार का जमीन है एकदम उपजाऊ भूमि है। बंजर भूमि यहाँ बहुत कम है। बाकी प्रदेशों में जाएंगे बंजर भूमि बहुत वहां मिलती है, क्योंकि गंगा ने सबको उपजाऊ कर दिया है। इसका उपयोग ये नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, प्रदूषण हो गया। कल मैंने बहुत सारे डाटा बताया, वहां पे देख लीजिएगा जाकर के। सब में बुरी हालत है, सब में नीचे, या तो ये सबसे बेकार है इस स्थिति में, या नीचे से टॉप 5 में रहता है। इसके ऊपर थोड़ा बहुत कभी यूपी आ गया, झारखंड थोड़ा बहुत ऊपर आ गया, उनकी भी स्थिति वैसे ही है, उड़ीसा थोड़ा बहुत। तो कुल मिलाकर के क्या है कि डाटाओं में बिहार बहुत बुरा है, और जमीनी हकीकत उससे भी ज्यादा बुरी है। और ऐसा क्यों हो जाता है कि कोई भी जो प्रदेश है, बावजूद इसके कि उसके पास सब कुछ हो, बहुत हो, तो क्यों ऐसा है कि वो एकदम से गरीब बनता चला जाता है, खराब होता चला जाता है। थोड़ा बहुत मैंने उस पर कल बात भी करा था। आज हम फिर वहीं से डिस्कशन शुरू करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। गौर करिए कि मैंने कल आपको बताया था रिसोर्स कर्स, यहां से शुरू करेंगे। एक थ्योरी है रिसोर्स कर्स। रिसोर्स कर्स का मतलब होता है जब संसाधन आपका अभिशाप बन जाए। कर्स का मतलब क्या होता है? अभिशाप। किसी को श्राप देते हैं,
संसाधन ही जब आपके खिलाफ काम करने लगे, और ऐसा पूरी दुनिया में देखा गया है। ठीक है, मैंने अफ्रीका का नाम लिया था, अफ्रीका। अब अफ्रीका का जो बीच वाला पार्ट है, आप गौर करेंगे तो यहाँ पे ऐसे ऐसे देश हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी, युगांडा, ये जाम्बिया, है ना। ये सब जो सारे देश हैं, इनमें रिसोर्स बहुत ज्यादा है। और अभी भी पूरे अफ्रीका के मिड रीजन में, हालांकि पूरे अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, लेकिन मिड रीजन में बहुत ज्यादा गरीब है। 90% 80% गरीब लोग हैं यहाँ पे, जबकि रिसोर्स मिनरल सबसे ज्यादा है यहाँ। और इसका फायदा जो है, पहले तो जब कॉलोनी यहाँ पे, जैसे हम लोग गुलाम थे, ये लोग भी गुलाम थे। बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इन लोगों ने इसको गुलाम बनाया था। कुल मिलाकर के उन लोगों ने पहले इसका सारा मिनरल्स निकाल लिया, अभी भी जबकि बहुत, इतना निकालने के बाद भी बहुत ज्यादा है। तो एक तो कॉलोनी बैठा है, उपनिवेशवाद की वजह से ऐसा हुआ। जब गुलामी होती है तो आपकी सारी चीजों को निकाल लिया जाता है। इनके रिसोर्सेज से जो यूरोप है, यूरोप अमीर हो गया। ठीक, यहां से गुलाम ले जाए गए उनके धंधों बिजनेस में काम करने के लिए। गुलामी जो है, यहां से सारे गुलाम लेके गए कि हमारे कंपनी में काम करोगे। दूसरा, फिर जब आजादी मिल भी गई, वो लोग जब छोड़ के चले भी गए हैं, तो भी उनका कंट्रोल कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में इनके गवर्नमेंट पे है। अभी भी जो हालिया यहाँ पे गवर्नमेंट है, वहां भी अभी भी उनका कंट्रोल है। यहाँ पर जो चुन के आते हैं लोग, ज्यादातर तानाशाह हुए लोगों की बात नहीं सुनते हैं, तो उनको भी सत्ता से हटाने में, सत्ता में लाने में इन्हीं लोगों का रोल रहता है, इनडायरेक्ट वे में। अब क्या हो रहा है, एक मान के चलते हैं कि आजादी मिलने के बाद भी अब इनके रिसोर्सेस से जो कंपनियां फायदे में रहती है, वो फ्रेंच कंपनियां, चाइनीज कंपनियां, इनको फायदा मिलता है 90%। ये यहाँ पे प्लांट लगाते हैं, मजदूर यहीं के मिल जाते हैं। यहाँ से खदान से सारी हीरा, सोना, मैंने कहा कितना कितना यहाँ पे रिजर्व है, बहुत ज्यादा, 51% के आसपास यहाँ पे सोना है। हीरा भी बहुत ज्यादा है। जो दक्षिण अफ्रीका का एरिया है, घाना है, वहां पे बहुत ज्यादा सोना, हीरा, ये सब मिलता है। कोबाल्ट कॉन्गो में सबसे ज्यादा है। कोबाल्ट से लिथियम आयन बैटरी मिलती है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग चलते हैं, उसका बैटरी कहाँ से आ रहा है? अफ्रीका से आ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल पे वो नहीं चढ़ते हैं, आप देख रहे हैं, दे रहे हैं वो सारा सामान, उनका उपयोग करके आप लोग चढ़ रहे हैं, हम लोग, पूरी दुनिया चल रहा है। चाइनीज कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, अमेरिका भी बनाता है। कहने का मतलब हुआ कि हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि रिसोर्स है और ये इनके लिए अभिशाप बना हुआ है। क्योंकि अब इसके पीछे क्या वजह है, क्यों रिसोर्स कर्स जो है, काउज क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये अभिशाप बन जाती है? तो देखिए, ये होता है कि जब आपके पास एक ही चीज बहुत ज्यादा हो, तो आपका फोकस उसी पर होगा। और जिन देशों के पास रिसोर्स नहीं है, उनका फोकस बहुत जगह पे होता है। इनके पास मिनरल्स भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, बाकी किसी चीज पर ध्यान ही नहीं देती। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इंडस्ट्री हो गया, है ना, कंपनियां हो गया, कृषि हो गई, बिजली बांध बनाना हुआ, इन सब पे इनका फोकस नहीं है। इनका फोकस है किसी तरह से मिनरल्स बाहर भेजो। ठीक है, मिनरल्स बाहर भेज करके चाइनीज कंपनियां उससे अपना कार और बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप करती हैं। उससे जो फायदा आ गया, वो गवर्नमेंट में जो कुछ एलिट लोग बैठे हुए हैं, जो अभिजात्य वर्ग हैं, 2-4-10%, उनके पास पैसा आ गया। वो पैसा फिर देते नहीं है बाकी लोगों को ठीक करने के लिए, कि तुम शिक्षा लो, स्वास्थ्य लो, तुम्हारी सड़कें ठीक हो। ये रिसोर्स कर्स का सबसे बड़ा एक जो चीज आपके पास, बहुत आपने देखा नहीं, वो गांव घर में आप इमेजिन करिए, कोई कोई व्यक्ति होता है जिसके पास 100 बीघा खेत होता है, 200 बीघा खेत होता है, वो कुछ काम नहीं करता है, जब भी कोई जरूरत आती है खेत बेच लिया, बाहर से आया कमा के, चलो खेत बेच देते हैं, क्योंकि दूसरी चीजों पे वो फोकस ही नहीं कर पाते। कहते हमारे पास तो यही चीज है, इसी से काम चल रहा है, आसानी से बेचने में, बेचने से पैसा आ जा रहा है हमारे पास, हम दूसरा क्या करें? तो वो ना पढ़ाई पे फोकस करेगा, ना लिखाई पे फोकस करेगा, बाकी सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी, वो जमीन बेच बेच के सारा काम कर रहा है। यही चीज इनके साथ नहीं हो गया है क्या? इनके पास खनिज बहुत है, मिनरल्स बहुत है, संसाधन बहुत हैं, लेकिन उस पर उनको बेचने में लगे हुए हैं, दूसरों को दे दो। और जो अपनी जनता है, उनसे मजदूरी करवाते हैं, 200, 300, 400 वो दिहाड़ी खटते हैं। सबसे गरीबी आपको यहाँ पे जाके मिलेगा। फिर मार पिटाई है। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे, इस गवर्नमेंट के विरोध में वहां पे ग्रुप आ गए हैं,
जो आतंकवादी ग्रुप, गवर्नमेंट उसको कहती है आतंकवादी है, आतंकवादी लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट खराब है। दोनों लड़ते रहते हैं, किसके लिए? रिसोर्सेज के लिए। समझ रहे हैं? इसका फायदा कौन उठाती है बीच में? बाहर की कंपनियां, चाइनीज कंपनी, फ्रेंच कंपनी, यूरोपियन कंपनी, सब। दो आदमी लड़ो, हमको क्या है, हमको मिनरल्स दो, तुम लोग लड़ते रहो। और हद की बात है कि वो कंपनियां लड़वाती भी है इन लोगों को। देखते रहते कौन पावरफुल हो रहा है। गवर्नमेंट गिरा, जो गुट है विरोध में, जो आतंकवादी गुट या फिर जो विद्रोहियां हैं, उनको फिर सपोर्ट करो, उनसे लो मिनरल्स, हमको क्या लेना देना, कोई रहे, हमको खाली चाहिए रिसोर्सेज चाहिए। नहीं, ये सारा माजरा चल रहा है, रिसोर्स कर्ज। तो इसके उदाहरण बहुत सारे हैं पूरी दुनिया में। आपने गौर किया होगा, अगर आप मैप पे जाएंगे तो वहां पर क्या है, जैसे सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है ना। ये नॉर्थ कोरिया को मैं छोड़ देता हूँ, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, मलेशिया वगैरह, ये सब अच्छा कर रहे हैं। इनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं है, क्योंकि इनका फोकस हर जगह पे है, शिक्षा पे बहुत ज्यादा इन्होंने किया। 1960 के आसपास कमाल की बात है कि चाइना, ये जो हमारा इंडिया है, मलेशिया वगैरह, सिंगापुर वगैरह, ये सब जो देश हैं, ये सब एक ही धारा में थे, एक ही जैसे गरीब थे, और ये लोग इतना आगे बढ़ गए। अभी ये लोग बहुत आगे बढ़ गए, शिक्षा पे फोकस किया, हेल्थ पे फोकस किया, है ना। तो कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि रिसोर्स कर्ज में मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, तेल गैस है, तेल गैस बेच बेच के पैसा कमाते हैं, बाकी किसी चीज पे ज्यादा फोकस नहीं है। फिर मार पिटाई है, हमेशा लड़ते रहते हैं वो लोग। उनको लड़वाने वाले भी, अगर आप लड़ेंगे खुद से तो लड़वाने वाले तो मिल ही जाते हैं ना। उसमें दो लोगों का बहुत बड़ा रोल है, रसिया और अमेरिका। सोवियत संघ जो था, रशिया और अमेरिका हमेशा इन लोगों को लड़वाते रहता है। तो कहने का मतलब हमारा हो गया कि रिसोर्स कर्ज, अगर आपके पास संसाधन बहुत हैं तो उसका एक एक इफेक्ट आ सकता है। इफेक्ट वो होगा, यानी खुद ही के खिलाफ में वो काम करना शुरू कर देगा। इसलिए गवर्नमेंट अच्छी आनी चाहिए, ठीक है, जो रिसोर्स को सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करे, लोगों में एक चेतना आए। और चेतना आती है कैसे? पढ़ने लिखने से, शिक्षा पे काम करने से, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर करने से, सड़कें बनाने से, अपने ऊपर निर्भर होने से, बाकी लोगों से नहीं। तो हमने देखा रिसोर्स कर्ज कैसे, एक तो हमने ये कारण देख लिया। अब हम आते हैं कि ये चीज हम यहां नहीं कह सकते हमारे इंडिया में। देखिए, अफ्रीका के लिए ये थ्योरी सही है, बाकी देशों के लिए भी सही है। इंडिया के लिए थ्योरी थोड़ी सी गलत हो जाती है। क्यों? एक लेखक हैं, उनका नाम है जेयर्ड डायमंड, प्रोफेसर थे अमेरिका के, जेयर्ड डायमंड। इन्होंने कहा, इन्होंने एक थ्योरी दिया, एक बुक लिखी उन्होंने, गन्स जर्म्स एंड स्टील। अगर कभी आपको मौका मिले तो पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है ये, गन्स जर्म्स एंड स्टील। गन्स जर्म्स एंड स्टील, बंदूकें, बीमारियां और स्टील, इस्पात। इन्होंने कहा कि किसी भी देश की, पूरे विश्व की सभ्यता को बनाने में या बिगाड़ने में इन तीन चीजों का बड़ा योगदान रहा है, गन्स, बीमारियां और स्टील। देखिए हुआ ये, उन्होंने कहा कि देखो ये जो अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका कोई चाइना जैसा, इंडिया जैसा, या बाकी जो रूस है, यूरेशिया का जो ऊपर वाला जगह है, वैसा नहीं है। अफ्रीका में बड़ा विविधताएं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ऊपर का क्षेत्र जो है वो वहां पर ये है, क्या कहते हैं, रेगिस्तान है, उसको क्या कहते हैं, सहारा। आप नाम सुने, सहारा, सहारा मरुस्थल। तो ऊपर के जो देश हैं, मोरक्को है, लीबिया है, ये सब जो जगह है इधर, ये सब पड़ जाते हैं। ज्यादातर तो यहाँ की जमीनें जो हैं वो रेगिस्तान के अंतर्गत आती है, और यहाँ पे ठंड और जाड़ा होता है, क्योंकि ऊपर जो है वो आपको है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और उसके ऊपर यूरोप है। यूरोप तो ठंडा है, मेडिटेरियन सी भी ठंडा है, यहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं। तो ये जगह जो है आपको ठंडा मिलेगा यहाँ पे, मोरक्को वगैरह जाएंगे तो। बीच में फिर क्या आता है, रेगिस्तान आ जाता है, और फिर नीचे क्या होता है, एकदम से क्लाइमेट गर्म हो जाता है, बहुत जंगल, बहुत पहाड़, बहुत नदियां, है ना, खनिज संसाधन।
और फिर जब आप नीचे जाते हैं तो फिर यहां से ठंडाई शुरू हो जाती है, क्योंकि अंटार्कटिका आ जाएगा नीचे। यानी ठंडा ठंडा गर्म फिर ठंडा स्टार्ट हो जाता है, और जमीन एक जैसी सपाट नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने एक बहुत थ्योरी दी पुराने, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा हुआ कि जो सभ्यताएं विकसित हो गई ना, वो मिडिल ईस्ट में यहां से शुरू हुई थी। मैंने उस दिन बताया था आपको, मिडिल ईस्ट जो अरब जिसे कहते हैं, यूएई हो गया, सीरिया इराक हो गया, वहां पहले कृषि डेवलप हुई और जानवर पाले गए, वो सब जगह फैल गई, क्योंकि एक ही जैसा क्लाइमेट मिला इनको, और मैदानी लगभग मैदानी इलाका रहा, तो यहां से सब जगह फैल गई, वो सब जगह फैल गई। इसीलिए सभ्यता यहां डेवलप होंगे। यहां पर सबसे पहले पार्लियामेंट बन गए, पॉलिटिक्स एकदम डेवलप हो गया। 600 एडी में, 600 एडी मतलब ईसा के जन्म के 600 इधर आगे, 600 एडी में क्या था कि राजा वगैरह एकदम यहाँ पे आ गया था, एक सुचारू रूप से जो कहते हैं नियम कानून व्यवस्थाएं बन गई थी, ठीक है। और तकरीबन 600 एडी के आसपास इसके अगल बगल में पार्लियामेंट बन गया था इंग्लैंड में। 600 में तो एडी में इंग्लैंड में राजा होना शुरू हो गया था, और 600 एडी में इतनी जागरूकता आ गई थी लोगों में कि उन्होंने कहा कि नहीं, तानाशाही नहीं चलेगी, हमें पार्लियामेंट चाहिए, लोगों से चुना हुआ शासन चाहिए। सोचिए कितना पहले आ गया था, 400-500 साल पहले यहाँ पे हो गया, डेवलप हो गया था। ये चीज अफ्रीका वगैरह में आई ही नहीं, बोला कि इसका सभ्यता सबसे बेकार रहा, हमेशा रहा ही नहीं, क्योंकि कोई भी चीज आएगी कैसे, यहाँ कौन पार करेगा इतना बड़ा रेगिस्तान, है ना, कौन पार करेगा फिर इतना बड़ा ऊबड़ खाबड़ जगह जमीन, यहाँ फिर यहां तक कौन पहुंचेगा। तो चीजें अटक गई, व्यवस्था यहाँ पे आया ही नहीं, पॉलिटिक्स ठीक से पैर ही नहीं जमा पाया, गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए वो चीज यहाँ पर आई ही नहीं, और वो उसका खामियाजा लोग अभी तक भुगत रहे हैं। लेकिन इंडिया के साथ तो ऐसा था नहीं, इसकी सभ्यता तो बहुत पुरानी थी। यहाँ पे राजा और डेमोक्रेसी, रिपब्लिक तो आप पढ़िएगा जब हम आएंगे बिहार के संदर्भ में, तो एक तो रिपब्लिक लाने में ग्रीस का बहुत बड़ा योगदान था, कहते हैं डेमोक्रेसी वहां से पैदा हुई है। लेकिन उसी समय में जो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है वो हमारे वैशाली में थी, वज्जी संघ में। वैशाली जो हमारा बिहार का है, बुद्ध महावीर चर्चा भी करते हैं और प्रशंसा करते हैं कि देखो वैशाली कितना अच्छा कर रहा है, यहाँ पे रिपब्लिक था, प्रजा चुन के आती थी, संघ और समिति के हिसाब से यहाँ पे रूल किया जाता था, मतलब राजा भी हुआ करते थे, लेकिन उनकी एक ये पार्लियामेंट थी यहाँ पे, पुरानी पार्लियामेंट, जैसे भी राष्ट्रपति है ना और पार्लियामेंट है ना प्रधानमंत्री का, वैसा ही पार्लियामेंट यहाँ पे चल रहा था। तो यहाँ पे तो सभ्यता बहुत अच्छी थी। तो फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम ऐसी हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि पॉलिटिक्स जो है एक तो गुलाम रहा लगभग हमेशा, और उसके बाद से यहाँ के लोग जिनको चुन के ला रहे हैं सत्ता में, वो भी इन पे रूल कर रहे हैं, वो भी इन पर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। गवर्नेंस एक व्यवस्था देना नहीं, शासन करना। शासन करना मतलब समझ, एक तो प्रजा और एक राजा। सत्ता में बैठे हुए लोग राजा नहीं हो जाते हैं, आपको नहीं लगता पूरा राजा हो जा रहा है, राजा वाला सिस्टम है, कहने के लिए प्रजातंत्र है। मैं तो इसे कहता हूं, थोड़ा सा कुछ विद्वान, मैं क्यों कहूंगा, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये है इलेक्टेड डिक्टेटरशिप, इलेक्टेड डिक्टेटरशिप। अब ये वर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। इलेक्टेड डिक्टेटरशिप का मतलब समझ रहे हैं, चुन के गया हुआ तानाशाह। पहले हम लोग उसे वोट गिरवा लेता है, समझ रहे हैं, फिर हम चुन गए उसको लिए, और फिर 5 साल तक जो उसका बिहेवियर है, वो जो करता है, वो फिर वो अपनी मनमानी करता है। ऐसा है। आपने कभी देखा है कि जो एमएलए है या एमपी है वो किस ढंग से बात करता है, उसके अंदर जो पावर का जो है उसके अंदर, वो किस ढंग से, वो आम आदमी से फिर बात भी नहीं करता है, बात भी करता है तो बड़ा बायस्ड रहता है। जो वोट देगा पहले पता लगता है उनको वोट, मेरा वोटर था कि नहीं, उसके हिसाब से वो काम करता है। अगर आप उसके वोटर नहीं रहे हैं, उस एरिया में अगर उसका वोटर नहीं रहा है, तो वहां वो कुछ सुधार वगैरह है, वहां के लोगों से अच्छे से बात नहीं करेगा वो।
बड़ा मुश्किल है। ये जो पावर का हायरार्की है, ये जो अथॉरिटी की इतनी पूजा होती है, वो यहाँ पे क्यों है इतनी ज्यादा? यूरोप में ऐसा नहीं है। माला पहनाने वाला हमेशा माला पहनाइए, फीता कटवाइए, प्रणाम कीजिए, पैर झुक लीजिए। देखते हैं नेता के सब आकर के पैर पड़ रहा है उसको। ये यूरोप में तो नहीं है। यूरोप के लोग तो थोड़े से प्रोफेशनल होते हैं, हाथ मिलाते हैं ज्यादा से ज्यादा। और मीडिया थोड़ी स्वतंत्र है वहां पे, जैसे तैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर अगर पावर में अगर आदमी आ गया तो वो तो एक राजा से भी ज्यादा उसका ये हो जाता है ना। ये ऐसा क्यों है यहाँ पे, ऐसा क्यों है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये बहुत मुश्किल है। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारी चीजों को समझने के लिए हमारे पास कुछ कुछ चीजें ऐसी चाहिए जो हमने देखा कि सभ्यताएं विकसित कैसे हुई। इंडिया के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो है सभ्यताएं विकसित नहीं हुई। इंडिया को खराब करने में यहाँ के लोग और उससे भी ज्यादा यहाँ के नेता ज्यादा जिम्मेदार हैं। वो लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। यहाँ जिम्मेदारी का मतलब ये हुआ कि यहाँ की जो जनता है वो उतनी जागरूक नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम वहीं से होना शुरू हो जाता है। तो इस पर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। हमने आपको उस दिन बताया था कि हम इस पर चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए थ्योरियां बहुत हैं और कोई भी थ्योरी ये नहीं कह सकती कि यही थ्योरी चल रही है, या जो दुनिया भर में रिसर्च हुए हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, पहली बात इस पर थोड़ा सा आप चर्चा, इसको देखिए। आपके सामने ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिसको समझेंगे तो आपको इंडिविजुअल लेवल पर आखिर लोग कैसा बिहेव करते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, ऑथोरिटी बायस है पहला टॉपिक, और इसका नाम दिया गया मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। स्टैनले मिलग्राम नाम के एक व्यक्ति थे। क्या नाम था? स्टैनले मिलग्राम। इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने समझना चाहा कि इंसानी दिमाग सोचता कैसे है। अगर आपको कोई ऑर्डर देने वाला हो, अगर अथॉरिटी से ऑर्डर आए, चीफ मिनिस्टर ने कहा कुछ करने के लिए, तो आप किस हद तक उसके लिए कुछ कर सकते हैं। या अमेरिका में, यहां तो चीफ मिनिस्टर होते हैं, अमेरिका में क्या होता है? गवर्नर। तो गवर्नर ने अगर किसी चीज को कहा, या एक एसपी कह रहा है, या आपका कोई बड़ा जिसे आप सम्मान देते हैं नेता कोई कुछ कह रहा है, उसके लिए कितना हद तक आप गुजर सकते हैं। यानी कि अथॉरिटी से अगर कोई ऑर्डर आए तो व्यक्ति क्वेश्चन करता है कि नहीं, कि क्यों ऐसा करें। हमारा कंसाइंस, हमारा चेतना कह रहा है कि हम नहीं करें ऐसा क्योंकि ये गलत है। हिटलर ने कह दिया कि 60 लाख यहूदियों को मार दो, तो हिटलर थोड़े गया था मारने। उसके अंदर जितने जो उसके अंदर अधिकारी है उन्हीं लोगों ने मारा ना। वो मना तो कर सकते थे ना एक तरह से। या ऐसे समझिए कि जब जापान पे, नागासाकी और हिरोशिमा पे जो एटम बम गिराया गया था, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? जापान पे जब बम गिराया गया था 1945 में 6 अगस्त 9 अगस्त को, तो जो एटम बम गिराया गया था, 2 एटम बम गिराए गए थे। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट से एक आता है कि भैया चलो एटम बम गिराओ, तो एटम बम ले जाने वाला जो व्यक्ति था वो तो मना कर सकता था ना, क्योंकि उसको ये तो पता चल रहा है ना कि गिरेगा और 2.5 लाख लोग 1 सेकंड में मर जाएंगे, 1 मिनट में मर जाएंगे, खाक हो गए थे। मतलब एटम बम ऐसे गिरा और जो उससे वेव निकला और उससे जो एक विस्फोटक एनर्जी निकली, हुआ कि एक सूरज को धरती पे ले आइए तुरंत। उससे जो एनर्जी निकलती है ना, वो एनर्जी जो है वो एक होता है कि डायरेक्ट सूरज को धरती पे ले आइए। तो क्या हुआ कि जो जहां था वहीं चिपक गया। ये सब आप देखिएगा, खाक बन गया। मतलब पहले होता है जलने का प्रक्रिया होता है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा गहरी मौत जो होती है, सबसे खतरनाक मौत होती है, जलने से होती है। इस पर स्केल पे मापा गया है कि अगर मरने का जो डिफरेंट अगर हम तरीका लें तो किस ढंग से आदमी मरे कि आसान मौत हो। लोगों ने किया एक्सपेरिमेंट, लेकिन सबसे खतरनाक जो दर्द होता है वो जलने से होता है, क्योंकि करोड़ों न्यूरॉन्स एक बार में कहते हैं कि भाई बहुत दर्द हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो आदमी क्या हुआ कि इसको
सांस लेने का भी मौका नहीं मिला, वो सीधे भाप बनता गया एकदम, जैसे तवा पे आप पानी फेंकते हैं ना। तो वो व्यक्ति जो ले जा रहा था बम, वो मना कर सकता था कि नहीं कर सकता था कि नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन उसकी जब इंटरव्यू ली गई तो उसने कहा कि मुझे तो ऑर्डर मिले थे। तो उसको पत्रकार ने पूछा कि आपका अपना चेतना तो था ना, कुछ कंसाइंस कह रहा था ना कि भाई आप तो जानते हैं, सोच समझ सकते हैं ना। बोले नहीं, इससे हमको क्या लेना देना। तो चेतना कैसे खत्म की जा सकती है लोगों की, कैसे लोग अथॉरिटी को मान लेंगे। इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ये किया कि कुछ लोगों को कह दिया, एक्टर्स को पहले बुलाया, कहा कि हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप इसमें भाग लीजिए। और कुछ एक्टर्स थे, मतलब उनको झटका लगने का एक बहाना करना था। 10-20 लोगों को पकड़ लिया, कहा कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा रियल में नहीं, ठीक है ना, दिया जाएगा झूठ मूठ में, लेकिन पूरा सेटअप रियल बनाया जाएगा कि आपको कोई दे रहा है, आप में तार लग रहा है और आपको चिल्लाना है, ठीक है ना। बोले ठीक है, कर लेंगे ऐसे एक्टिंग। फिर कुछ ऐसे लोगों को बुलाया गया जो शॉक देने के लिए, जो शॉक देंगे उनको भी मना लिया गया। बोले कि आपको शॉक देना है और ये एक्सपेरिमेंट है, हम लोग कुछ एक बहुत बढ़िया चीज दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं और इसकी पूरी गारंटी हम लोग ले रहे हैं कि ये लोग मरेंगे नहीं और आपको करना ही है, तभी आप इस एक्सपेरिमेंट में आइए। बोले ठीक है, आएंगे, अगर प्रयोग है तो आएंगे। और जिस पे प्रयोग किया जा रहा है दोनों को मिलने का कोई मतलब नहीं था, दोनों को अलग रखा गया। जो शॉक देंगे और जिन पे शॉक दिया जा रहा है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और जो शॉक देंगे कमरे में, उनको जो ऑर्डर देने वाला था वो एक डॉक्टर को रखा गया। वो डॉक्टर भी झूठ मूठ का था, वो सफेद कोट ऐसे पहना हुआ है, वो अथॉरिटी है। डॉक्टर की बातें मानते हैं हम लोग, देखते हैं हॉस्पिटल में कैसे चुप चुप के बात करता है सब, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये अथॉरिटी है। ऊपर में लग रहा है कि अथॉरिटी है। ये बात समझ रहे हैं, ये कैसे हो जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, चलो शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। शॉक दिया थोड़ा सा, वो लोग चिल्ला रहे हैं, धीरे धीरे शॉक को बढ़ाया गया और शॉक को बढ़ाते बढ़ाते 450 वोल्ट तक कर दिया, जहां पे आदमी मर जाएगा। और वो एक्टर झूठ मूठ का चिल्ला भी रहा है और उसके सामने भी मीटर में दिख रहा है कि 450 तुमको लग रहा है, और जो शॉक दे रहा है वो भी दिख रहा है कि 450 वोल्ट तक इसको दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर के मौजूदगी से वो शॉक दिए जा रहा है। ये भी बिना समझे कि वो मर जाएगा आदमी, मैं किस चीज में फंसा हुआ हूं, पागल हूं, इसे झगड़ा करके भाग जाऊं, कौन है ये आदमी, समझ रहे मेरी बात। वो शॉक दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। तो फिर इससे एक बात निकल के आ गई कि लोगों का कॉन्साइंस, जो चेतना है, सोचने समझने की क्षमता, वो कम हो सकती है, खत्म हो सकती है, अगर ऊपर में एक अथॉरिटी आपको ऑर्डर देने के लिए है। क्योंकि आप समझते हैं कि जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है, मरेगा ये, ऑर्डर कोई और दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। इसीलिए सारी युद्धें जो होती है, आप देख रहे हैं कि बच्चे मर रहे हैं युद्ध में, सब लोग मर रहे हैं, लेकिन सैनिक मारते पे मारते चले जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि मार उस लोगों को रहे हैं जिसको वो जानते तक नहीं है। जैसे आप किसी से लड़ाई करें, झगड़ा करें, तो एक तो यहां पे निश्चित बात है ना कि आप उसको जान रहे हैं, जमीन के लिए झगड़ा है, किसी चीज के लिए झगड़ा है, या बुरा कोई कह दिया, लेकिन दुश्मन को पहचान तो रहे कि ये दुश्मन है। वहां तो एक लॉजिक लग रहा है कि जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तब मार रहे हैं। सैनिक जब दूसरे सैनिक को मार रहा है तो वो दूसरे सैनिक, पहले सैनिक या पहला सैनिक दूसरे सैनिक को जानता तक नहीं है, कहाँ घर है, कहाँ बार है, कहाँ रहता है, क्या इसका, उन लोगों को मार रहा है। ये कैसे संभव है? अथॉरिटी, क्योंकि उसको ऊपर से ऑर्डर दिया गया है, फिर अपनी चेतना उसकी खत्म हो गई है। अब वो एक तरह से मशीन बन चुका है, हथियार बन चुका है, वो बस मारेगा। अब क्या मैं समझा पा रहा हूँ ये बात? ठीक है, डन। तो अथॉरिटी बायस, इसको हम जोड़ेंगे फिर इलेक्शन से। हमारे बिहार में जो होता है, कैसे होता है अथॉरिटी बायस, आप समझ गए। कुल मिलाकर के लोगों की चेतना खत्म की जा सकती है अगर अथॉरिटी, और जितना बड़ा अथॉरिटी हो उतनी ही लोगों की चेतना खत्म होती जाती है। वो और मारने के लिए उतारू रह जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। एमएलए ने कह दिया मार दो, मार देंगे। देख रहे हैं ये चीजें हो रही, एक बात। दूसरा है स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्वीडन का एक जगह है स्टॉकहोम, ठीक है। ट्रॉमा बॉन्डिंग, इस पर भी प्रयोग किया गया था। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे संभव है कि जो आदमी आपको पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, उससे आप लगाव कैसे कर सकते हैं।
जो व्यक्ति आपको पीटे मारे उससे तो आपको विद्रोह करना चाहिए, जनरली यही होता है ना। लेकिन कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति आपको सता रहा है, आपको हर तरह से सता रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, फिर भी आप उससे लगाव कर लेंगे। नेताएं क्या करती हैं? जो नेताएं हैं, नेताओं का जो काम होता है जनरली वो लोगों को सताते हैं। आप अगर माइन्यूट लेवल पे देखेंगे, बड़े लेवल पे देखेंगे, नेताओं ने रैली निकाल दिया, सड़क पे ट्रैफिक लगा हुआ है, कोई मर रहा है एम्बुलेंस में, उसको उनको कोई फिक्र नहीं। इलेक्शन में कितना उपद्रव होता है। जनरली आप देखेंगे कि नेताओं का जो काम है वो सताने भर से ज्यादा नहीं है कुछ। अब ऐसे समझिए कि स्टॉकहोम सिंड्रोम से ये कैसे रिलेटेड है। जैसे स्टॉकहोम में एक बैंक की डकैती हुई, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बैंक था। वहां पर क्या हुआ कि एक बैंक में डकैती हो गई। 2-4 लोगों ने क्या किया, वहां बैंक के जो अधिकारी हैं, क्लर्क हैं, कैशियर हैं, सबको, मैनेजर हैं, सबको बंधक बना लिया। 2-4 दिन 5 दिन तक क्या हुआ कि पुलिस बाहर खड़ी है। आपने कोई मूवी देखी हो, इमेजिन करिए उस सीन को, तो वो छोड़ नहीं रहे हैं। अंदर में मार पिटाई भी हो रही है क्योंकि कोई थोड़ा सा बात भी कर ले रहा है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको कर रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2-4 दिन के बाद जो रॉबर्स हैं, जो लुटेरे हैं बैंक के, उन्होंने थोड़ा बहुत उन पे दया दिखानी शुरू कर दी। जैसे गवर्नमेंट राशन दे दे 4-5 किलो। मेरी बात समझ रहे? आपसे कोई बड़ा चीज ले रहे हैं लेकिन दे रहे हैं छोटा चीज, राशन दे रहे हैं, कुछ सब्सिडी दे रहे हैं, कोई फ्री भी दे दिया, 2000 महीना दे दिया, 1000 रुपये महीना दे दिया, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा बहुत माफ कर दिया। वैसे उन लोगों ने क्या किया, कुछ खाने पीने का सामान दे दिया, कभी बर्थडे मनवा दिया। उसी बीच में एक लड़के का क्या हुआ, उस बैंक में बर्थडे आ गया तो उसका बर्थडे मना दिया उन रॉबर्स ने। धीरे धीरे उन लोगों को, जिसको वो लोग अंदर में बांधे हुए थे, वहां के जो कैशियर और वहां के जो लोग थे, उनको लगाव पैदा होना शुरू हो गया रॉबर्स के लिए, लुटेरों के लिए। फिर वो बाहर निकले, वो लोग, पुलिस ने उन लोगों को सबको निकाला। फिर उन लोगों को जिनको बंधक बनाया गया था उसको कहा कि चलो कोर्ट में दो टेस्टिफाई करो, मतलब इनके खिलाफ गवाही दो। तो वो लोग मुकर के बोले कि हम नहीं गवाह देंगे, बहुत अच्छे लोग थे वो लोग, हम गवाह क्यों दे लुटेरों के बारे में। अब ये जो स्टॉकहोम सिंड्रोम है ये कह रहा है कि कुछ खास स्थितियों में ऐसा हो सकता है कि जो पीड़ित है उसको पीड़क के प्रति लगाव पैदा हो जाए। बात समझ रहे हैं? अगर पीड़क थोड़ा दिमाग से काम ले। अब इसके पीछे बहुत सारी वजह है। कुछ लोग इस पे सवाल भी उठाते थे कि नहीं, ऐसा इस केस में हो सकता है कि स्थितियां बहुत गड़बड़ हो। जैसे बहुत लोगों को पुलिस में भरोसा नहीं है, बहुत लोगों को नहीं है, लोगों को कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं है, अफसरों में बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि नेता, काम तो हमारा नेता ही जी करते हैं, जाते हैं, कुछ पैसा दे दिए, कुछ रुपया दे दिए, वही करते हैं, पुलिस तो हमसे लूटती है। तो अगर ऑलरेडी ये दिमाग में चल रहा है कि व्यवस्थाएं सब बेकार हैं, जो कि उन बंधुओं के दिमाग में होगा, वहां की व्यवस्थाएं पुलिस वगैरह सब बेकार होंगी, तो पुलिस के प्रति नफरत तो होगा ऑलरेडी। फिर उनको लगा कि ये तो व्यवस्था के खिलाफ है। कौन? रॉबर्स, लुटेरे। उनको लग रहा है कि व्यवस्था से एकदम से ले रहे हैं चुनौती और ये बहादुर है ये लोग, तो हम लोग क्यों ना इनको सपोर्ट करें, हम लोग भी तो पीड़ित ही है बाहर जाके, तो वही सब। तो ये चीजें हैं। लेकिन कहने का मतलब हुआ, एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पीड़क से आप डरें। पीड़क से आप लगाव पैदा कर सकते हैं। जो आपको मार रहा है उससे लगाव आपको हो जाता है। तो इसने ये सिद्ध किया। अब देख रहे हैं बिहार पे भी होता है, नेताओं के प्रति ये होता है, ये सब चीजें देखिए। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट है लर्नड हेल्पलेसनेस, सीखी हुई लाचारी। कौन सी लाचारी? सीखी हुई लाचारी। सीखी हुई लाचारी क्या है? यह प्रयोग किया गया था सेलिगमैन के द्वारा। सेलिगमैन एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस पर प्रयोग किया था कि आदमी थक हारता ही क्यों है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ क्यों जाता है। ऐसा एक वक्त आता है आदमी में जब उसने सारी कोशिश कर ली, तो वो लर्न हो गया, सीख लिया। फिर वो एक वक्त ऐसा आता है जब उसको लग जाता है कि अब करने से कुछ नहीं होने वाला है,
बैठ जाते हैं, छोड़ो जो है सही है। व्यवस्थाएं इतनी बुरी बना दो कि लोगों को लगे कि इसे तोड़ा ही नहीं जा सकता है। जो एमएलए हैं, एमपी हैं, जो नेता हैं, वो व्यवस्थाओं को इतनी खराब कर दें कि अगर 2 4 10 व्यक्ति जो समझदार हैं, जो प्रयास करना चाहते हैं, वो करना भी चाहें तो उनसे कुछ हो ही नहीं। तो फिर वो कहने लगे कि यार कोई जीत करके हमसे क्या। आपने सुना होगा, कुछ होते हैं जो वोट में भरोसा करते हैं, वैसे लोग वोट में भरोसा। आपने कभी गौर किया कि डेमोक्रेसी में वोट डालने वाले जो अमीर वर्ग है, वो डेमोक्रेसी से तो धीरे धीरे दूर हो जाता है। वोट गिराने में उसका रस नहीं रह जाता है, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के उसके पास सब कुछ है। गवर्नमेंट से सब्सिडी उसे चाहिए नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ चाहिए नहीं, राशन उसे चाहिए नहीं, तो फिर उसको क्या लेना देना है कि कोई भी आए। फिर जिन लोगों के पास एक बड़ा तबका है, जिसके पास कुछ नहीं है, ज्यादातर वक्त सड़कों पे गुजारते हैं, उनके पास अपनी जमीन नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब है, उनका होप रहता है, तो डेमोक्रेसी वही चला रहे हैं, वो वोट देने के लिए जाते हैं। समझ पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास और दूसरा उपाय क्या है? तो व्यवस्था में उनका भरोसा है, और चाहे व्यवस्था जैसी भी हो, चाहे पीड़ित करने वाली हो, चाहे उनको इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट देने वाली हो 450 वोल्ट तक। समझ रहे हैं? उन्होंने अभी सीखा नहीं है, लेकिन कुछ लोग सीख चुके हैं और इससे लाचार हो गए हैं। उस पर जब प्रयोग किया गया लर्नड हेल्पलेसनेस, सीखी हुई लाचारी, तो क्या किया गया? सेलिगमैन ने क्या किया कि एक छोटा सा बक्सा बनाया। हालांकि ये प्रयोग कुत्तों पे किया गया था, तो लोग जो है थोड़ा सा सवाल उठा सकते हैं और उठाते भी हैं, लेकिन फिर उसके बाद नेक्स्ट भी आया एक्सपेरिमेंट, उसमें उन्होंने उसको जस्टिफाई किया। कैसे? एक छोटा सा बक्सा बना दिया, उसमें कुत्ते को रख दिया, कुत्ते को रख दिया, और बक्सा का 2 पार्ट किया गया। ऐसे समझिए, ये बक्सा है, ठीक है, ये बक्सा है और ये बक्सा है। इस बक्से में एक कुत्ता है, ठीक, इसमें इसको शॉक दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी, और ये बक्सा क्या था? खाली था, यानी दूसरे बक्से में कूद के जा सकता है वो, ठीक है। जैसे शॉक दे गया तो कुत्ता बेचैन होकर के तुरंत दूसरे शॉक में भाग गया, दूसरे बक्से में भाग गया, बचना चाहेगा ना, तुरंत दूसरे बक्से में भाग गया, ठीक। दूसरा बक्सा लाया गया, ठीक है, और फिर दूसरे बक्से में दोनों को कर दिया गया इलेक्ट्रिसिटी, भागेंगे भी तो कोई उपाय नहीं है। फिर दूसरा कुत्ता लाया गया उसमें, अब इसमें शॉक दे, इसमें भागे तो इसमें भी शॉक है, फिर ये इसमें भागे तो इसमें भी शॉक है। अब वो क्या करने लगा कुत्ता? अब एक बॉक्स में रह करके बर्दाश्त करने लगा। तब जाए कहां? दोनों में इलेक्ट्रिसिटी मार रहा है, दोनों में बिजली झटका आ रहा है, कहां जाए? समझ में आ रहा है? अब ये जिसमें वो जो कुत्ता जो दोनों तरफ शॉक खा रहा था, उसको इस बक्से में लाया गया। मेरी बात समझ रहे हैं? उसको इस बक्से में लाया गया, और पहले जब बिजली नहीं थी उस बक्से में लाया गया, फिर इसमें ट्रांसफर किया गया, जिससे उसको पता चल जाए कि आने जाने का रास्ता है इसमें। अब जब फिर से उसी कुत्ता को शॉक दिया जा रहा है तो वो इसमें कूद नहीं रहा है, उसको लग रहा है कूदने से फायदा तो हुआ नहीं था पहली बार में। अब वो बिजली का झटका सह रहा है, खड़े होके ऐसे नहीं भागेंगे, कूदने से भी तो बिजली मिल ही रहा है। ये है सीखी हुई लाचारी। जब आप पूरी मेहनत कर लें और आपको लगे कि झटका मिलना ही है, तो आप ऑप्शन रहते हुए भी प्रयास नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा दुर्गुण यही है कि जो लोग कुछ कर सकते हैं वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अनुभव आ गया है, या तो सीख चुके हैं कि भैया करने से तो कुछ होगा नहीं, कोई भी गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट तो वही करेगी, हमको इससे लेने देना क्या। इस चीज को समझ पा रहे हैं? सीखी हुई लाचारी जो थी, यहां पे ये चीज हो रही है। पहली बात, आइए इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। हायरार्की कल्चर, हॉफस्टीड इंडेक्स, ये व्यक्ति हैं, इन्होंने भी एक प्रयोग किया। बोले कि नहीं सब प्रयोग कर ही रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा बता दें कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, हायरार्की कल्चर का मतलब, हॉफस्टीड इंडेक्स, इन्होंने एक इंडेक्स दिया और इन्होंने
कुछ ऐसा खास मतलब वैसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। इन्होंने क्या किया था, आईबीएम कंपनी जो है उसके कर्मचारियों पे सर्वे करवाया था और पूरी दुनिया में ये सर्वे हुआ था। उसमें क्या पता चला उसके बारे में उन्होंने कहा। उनको ये पता चला कि कुछ देश ऐसे हैं जिनकी संस्कृति सभ्यता कुछ इस तरह की है कि वहां अपने आप ही पावर को पूजना शुरू कर देते हैं लोग। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये दिखा दिए कि हम सबसे बड़े हैं। लोग आपकी प्रशंसा इज्जत आपके विरोध में सुनना नहीं पसंद करेंगे, लॉजिक छोड़ देंगे, चेतना खत्म हो गई, आप जो कह देंगे भेड़ की तरह आपके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे वो। और ये इन्होंने कहा कि दुनिया में जो है सो भारत टॉप 5 में है। भारत में शक्ति की पूजा, अथॉरिटी की पूजा बहुत होती है, एमएलए एमपी का बड़ा वर्चस्व हो जाता है यहाँ पे। इंडेक्स में 77 है इनका, 100 में 77, समझ रहे हैं? टॉप 5 में है ये। यूरोप में 40%, यूरोप से 40% ज्यादा। यूरोप में इतना नेताओं की पूजा नहीं की जाती, प्रोफेशनल होते हैं। मीडियाबाजी अगर भी होती है वहां पे तो प्रोफेशनल सवाल करेंगे, आपकी नीति से जुड़ा हुआ, आपने क्या किया, इसका बुरा क्या निकला। आपने यहाँ पे मीडिया में देखा है कभी किसी नेता को आते हुए? चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर तो आते ही नहीं है, बाकी छोटे छोटे लोग आते हैं उनके, लेकिन उनके प्रति भी जो यहाँ मीडिया में होती है वो प्रशंसा होता है। रूल क्या है, नियम क्या है, कानून क्या, आपने क्या किया, उनके कामों की चर्चा नहीं होगी। बाहियात बेतुके सवाल पूछे जाते हैं उनसे जिससे उनको अच्छा लगे, खुश करने के चक्कर में पूजा की जाती है एक तरह से कि आप तो ये हैं, आप वो, एक चालीसा गाया जाता है वहां पे। तो ये इंडिया में बहुत है, बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो वजह रही है ना, इसको गुलाम बनाने का सबसे बड़ा वजह ये भी है। यहां गुलामी परसिस्ट करती रहती है। एक बार जीत गए, हरा दिया इन लोगों को, तो फिर ये लोग सत्ता से सवाल पूछना छोड़ ही देते हैं। आप ही हमारे माए बाप हैं, आप सबसे ऊपर हैं, आप जो कहेंगे वही करेंगे। आपने गौर किया इसको? ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे बहुत ज्यादा हायरार्की। और हायरार्की क्या है, हायरार्की का क्या मतलब है समझ रहे हैं? क्रम। हायरार्की का क्या मतलब है? जो हायरार्की है इसका मतलब होता है क्रम, ऑर्डर। यही चीज आपको कास्ट में दिखेगा। ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमियार है, फिर नीचे की कास्ट है, ओबीसी है, ईबीसी है, सारा फिर अछूत है, ये सब सारा है। और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही मान रहा है ऑर्डर, ब्राह्मण चाहता है कि हमारे नीचे ये हो, जो उनके नीचे है वो भी सोचता है कि हमारे नीचे कोई हो। मैंने उनसे पूछा, एक व्यक्ति से, कि तू तो ये धानुक है ना, और वहां पे एक चमार भी है। मैंने कहा कि तू बता कि दोस्त है, दोनों साथ साथ पढ़ा है, एक स्कूल में पढ़ा है। मैंने कहा कि ये चमार है, तुम धानु को एक ही है ना? तो नहीं, हम इसका छुआ पानी नहीं पीते। समझ रहे मेरी बात? वो उसका छुआ पानी नहीं पीता है। चमार फिर नीचे डोम का छुआ पानी नहीं पिएगा, किसी से तो बड़ा बनेगा वो। ये जो पावर हायरार्की है, क्रम है, ये लोगों के दिमाग में बैठ गई है, ये इसे दूर आप नहीं कर सकते हैं। तो फिर अगर कोई नेता सुपर में ऊपर में बैठ जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। बुझते थे कि सीढ़ी पे तो हम लोग हैं ही, हमारे ऊपर सबसे ऊपर कोई छत आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं? सबको अब उसकी बात माननी है। ये जो चीजें हैं, इन्होंने ये किया कि भारत का जो पावर इंडेक्स है सबसे ज्यादा है, बिहार में तो और भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए एक नेता यहाँ पर 2020 का है कि तकरीबन 60% एमएलए वही थे जो पहले भी जीत चुके हैं। एक एमएलए एमपी 20-20 साल तक यहाँ पे राज करता है, चीफ मिनिस्टर है, एक ही सत्ता रहती है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप रिलेट कर पा रहे होंगे, चीजें को देख रहे होंगे। ये बहुत कमाल का है। आइडेंटिटी थ्रेट, ताजफेल थ्योरी। हेनरी ताजफेल नाम का एक व्यक्ति था, 5वां हेनरी ताजफेल। क्या कहेंगे इसको?
हेनरी ताजफेल इनका नाम था। इन्होंने कहा कि पहले देखिए क्या था, ऐसा महसूस होता था लोगों को, या जो प्रयोग हुए हैं उनसे लोगों ने ये सोचा, पूरी दुनिया में लोग ऐसा सोचते थे कि लोग जो हैं लॉजिकल हैं। लोग क्या हैं? लॉजिकल हैं, यानी लोग लॉजिक से सोचते हैं, और उनको लड़वाने के लिए, उनको एक दूसरे से झगड़ा करवाने के लिए कोई ठोस वस्तु चाहिए। जैसे लोगों को अगर लड़वाना है तो लोग लड़ेंगे जमीन के लिए, जायदाद के लिए लड़ जाएं, पैसे के लिए लड़ जाएं, इन सब चीजों के लिए वो लड़ेंगे, क्योंकि लोग लॉजिकल हैं। ताजफेल ने कहा लॉजिक वॉजिक इंसानों में होता ही नहीं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लॉजिक तो इंसानों में है नहीं, वो चलता है इमोशन से। समझ रहे हैं ना? सोचेगा लॉजिक से, लेकिन फैसले लेगा इमोशन से, जीता वो इमोशन से। और बड़े फैसले, छोटे फैसले, हर जगह इमोशन का प्रभाव रहता है, लॉजिक यहां काम नहीं करता। उन्होंने एक प्रयोग किया। बोले क्या प्रयोग किया? बेतुके उसने दो ग्रुप बना दिए। कुछ लड़कों को पकड़ लिया, यूनिवर्सिटी के लड़कों को, एक को बना दिया ग्रुप ए और दूसरे को बना दिया ग्रुप बी। ठीक है? और कहा कि चलो तुम एक ग्रुप वाले लड़के हो, तुम हो ग्रुप बी वाले लड़के। और दोनों लड़कों को एक दूसरे में कोई मिलना जुलना नहीं था, जानते तक नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि चलो अब एक काम करो, कुछ पैसा तुमको देते हैं, इनको भी दिया, ग्रुप ए को भी और ग्रुप बी को भी, और कहा कि चलो तो एक दूसरे को बांटो तो पैसा। ध्यान रखना, तुम्हारा ग्रुप ए है और तुम्हारा ग्रुप बी है, एक दूसरे ग्रुप को बांटो। कमाल की बात है कि ग्रुप ए वाले लोगों ने खुद ही के ग्रुप के जो पैसे, खुद ही के जो ग्रुप में जो लड़के थे उनको ज्यादा पैसे दिए और इस ग्रुप को कम दिया। और ऐसा बी ग्रुप वालों ने भी किया, अपने ग्रुप के लड़कों को ज्यादा दे दिया पैसा, और जो दूसरे ग्रुप के लड़के थे उनको पैसा नहीं दिया या बहुत कम दिया। अब इस ग्रुप का कोई मतलब तो था नहीं, ना कोई जमीन जायदाद की लड़ाई थी, ना पैसे कौड़ी की लड़ाई थी। ये सिंपल ऐसे ग्रुप ए ग्रुप बी था। और फिर भी दूसरे ग्रुप के प्रति जो है भय, डर और दुश्मनी पाल लिया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस प्रयोग ने यह दिखा दिया कि आपको लड़ने के लिए किसी गहरी कॉज, किसी गहरी कारण की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा नहीं कि आप चीजों के लिए लड़ते हैं, आप बस लड़ने के लिए बैठे, कोई बांटने के लिए आ जाए बस। मतलब आप रेडी हैं कि हमको लड़वाओ, हम ग्रुप में बटे हो। कोई बस ऐसे होता है ना, नींबू गिरा दे दूध में, फटने के लिए तैयार ही है। कुल जवाब काम ये है कि लोग ऐसे, तो आप देख रहे होंगे पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है, कोई व्यक्ति जो है वो ग्रुप में अपने आप को आइडेंटिफाई कर ही लेता है, जोड़ लेता है ग्रुप से। हम फला पार्टी के हैं सपोर्टर, तुम फला पार्टी के सपोर्टर हो, हम तुम में लड़ेंगे, हमारा पार्टी श्रेष्ठ है, तुम्हारा पार्टी बेकार है। और अपनी पार्टी के जैसा ज्यादा दिखना पसंद करेंगे, दूसरे पार्टी से एकदम अलग दिखना पसंद करेंगे। अगर आप किसी पार्टी के सपोर्ट करते हैं ना, तो उसके जैसा बोलना चिलना, उसके जैसा वस्त्र धारण करेंगे। आप समझ पा रहे होंगे कार्यकर्ता लोग क्या करते हैं, एक जैसा ज्यादा दिखते हैं, दूसरे से ज्यादा अलग दिखने की कोशिश करते हैं। यही सत्य है दूसरों के लिए भी, एक जैसा कपड़ा पहनेंगे, एक जैसा नारा, एक जैसा थॉट। मतलब तो फिर क्या होता है, इंडिविजुअलिटी जो है, जो व्यक्तित्व जो है इंसान का, वो भीड़ में खो जाता है। कोई एक व्यक्ति कोई मंदिर मस्जिद नहीं तोड़ सकता है, कोई एक व्यक्ति राइट नहीं करवा सकता है, लेकिन भीड़ के लिए ये आसान हो जाती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति नहीं है, बस भीड़ है, आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है सबकी। वही वाली बात, जिम्मेदारी अपनी नहीं है, किसी और की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, तो हम तो है ही नहीं इसमें। ये जो चीजें हैं, हेनरी ताजफेल ने दिखाया कि लोग बटने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए, मरने के लिए, कटने के लिए तैयार हैं। तुम प्रोसेस में तो आ जाओ, कर दो थोड़ा सा, बट बांट दो। तो ये उन्होंने आइडेंटिटी थ्रेट ताजफेल ने दिखाया है। इसका फिर एक और आगे है, आप गौर करिए, जो आगे हम इस पे बात करते हैं, बस आखिरी हमारा लेक्चर का ये पार्ट होगा। आप गौर करेंगे कि इसी ग्रुप आइडेंटिटी को फिर हम समझ सकते हैं एक दूसरे थ्योरी से भी, हम एक दूसरे थ्योरी से समझ सकते हैं
दूसरे थ्योरी से कैसे समझेंगे? सॉरी, जैसे देखिए, तो इकोनॉमिक्स में बड़ा योगदान है इसका। 1950 से लेकर के 70 तक का जो दुनिया था, करीब 30-40 साल तक, तो लोगों ने ऐसा सोचा कि ये जो लोग हैं, सारे लोग हैं, ये लॉजिक हैं, लॉजिकल प्राणी है ये, क्योंकि दिमाग डेवलप है इन लोगों का, है ना। सोच विचार करने वाले प्राणी जो होते हैं मनुष्य होते हैं, तो ये सोच विचार के कोई फैसला लेते हैं। तो हमने देखा कि हेनरी ताजफेल ने बताया कि सोच विचार से कोई लेना देना नहीं है। लोग बट जाते हैं, बटने के लिए तैयार हैं। आईपीएल टीमों में आपने देखा होगा, एक ही देश के 2 खिलाड़ी हैं और अपना अपना आईपीएल टीम चुन लिया और दूसरी टीमों से लड़ जाते हैं कि धोनी अच्छा है, विराट कोहली खराब है, या पहला खराब है दूसरा अच्छा है, ऐसे करके। इसमें कोई लेना देना है? दोनों एक ही देश के हैं और एक जगह दोनों खेल भी रहे थे, और कैंटीन में जाके पीछे जब मैच समाप्त हुआ तो चाय पीते हैं दोनों बैठ के, और तुम लड़ जा रहे हो। तो ग्रुप में लोग आ ही जाते हैं, ग्रुप से कोई निकल नहीं सकता है। ग्रुप लोग आइडेंटिटी करते हैं, इसके पीछे वजह है, हम जाएंगे पीछे में, लास्ट में जाएंगे। फिर 1950 से 1970 के बीच की जो दुनिया थी वो समझती थी कि लोग लॉजिकल हैं और लॉजिक से ही फैसला लेते हैं, इमोशन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इसी चीज को, इस प्रयोग को एक और व्यक्ति ने किया, जो डैनियल कैहनेमैन, क्या नाम है इसका? डैनियल कैहनेमैन। डैनियल कैहनेमैन, ठीक है। इनको 2002 में अपनी थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज मिल गया। इन्होंने थ्योरी क्या दिया कि देखो, होता यह है ना कि वही वाली बात कि व्यक्ति जो है वो इमोशन से ही ज्यादा फैसला लेता है, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि अगर 500 रुपया, इसमें लॉजिक तो कुछ है नहीं, 500 रुपया अगर किसी व्यक्ति का खो जाए और 500 रुपया, फिर 500 रुपया अगर उसको मिल जाए, ज्यादा दुख किस में होगा, ज्यादा खुश किस में होगा? तो देखा गया, जब लोगों पर रिसर्च किया गया, तो 500 रुपये खोने का जो दुख है वो पाने से लगभग 2 गुना होता है। वैल्यू तो दोनों का सेम है। 500 रुपये अगर आपका खो जाए ना आज, दुगुना ज्यादा आप दुखी हो जाएंगे बजाय कि मिल जाए। समझ रहे हैं? इन्होंने ये प्रयोग करके दिखा दिया, जबकि लॉजिक तो कहती है ना कि दोनों का सेम है वैल्यू। भाई, खुशी सेम होना चाहिए, दुख भी आपको सेम होना चाहिए। इन्होंने कहा कि नहीं, दुख तो 2 गुना ज्यादा होता है। क्यों होता है? वैल्यू जबकि सेम है। तो इमोशन से चल रहा आदमी, लॉजिक नहीं लगा रहा है वहां। तो इनका ये प्रयोग था। फिर उन्होंने बहुत तरह के बायस दिए, बोले कि कोई भी व्यक्ति फेयर होता ही नहीं है। फेयर मतलब न्याय में भरोसा है नहीं, न्याय करता नहीं है कोई। कैसे? तो उन्होंने बहुत तरह के दिए। अवेलेबिलिटी बायस, पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा मिलती है इसका, अवेलेबिलिटी बायस दिया। एंकर बायस और लॉस एवर्सन। इसको हिंदी में समझिए, लॉस एवर्सन मतलब आदमी कोई भी हानि नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति जो फैसला लेता है वो हमेशा सोचता रहता है कि हमें हानि ना हो। एंकरिंग बायस का क्या मतलब है? एंकर बायस का मतलब कि जो चीज दिखता है आपको, उसमें आपको ज्यादा भरोसा होता है, बजाय कि ज्यादा अगर दिखे, पहली बार दिख जाए, लोग उसको सत्य मानना शुरू कर देते हैं। अवेलेबिलिटी बायस का भी वही चीज है करीब करीब, जो चीज ज्यादा सर्कुलेट होती है मीडिया में, उसको लोग सच मानना शुरू कर देते हैं। जैसे आप समझिए कि एक प्लेन दुर्घटना हो गई थी कुछ दिन पहले, बड़ा अखबार में आया था, जनरली होता है। अब प्लेन दुर्घटना जब हो जाती है इस बड़े लेवल पे, और चूंकि मीडिया में उसका बहुत ज्यादा प्रसारण हो रहा है, तो लोग अचानक से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो लोग प्लेन की टिकट नहीं कटवाते हैं, प्लेन में चढ़ना बंद कर देंगे। अपने जो रिश्तेदार हैं उनको कह देंगे कि प्लेन में मत आना, ट्रेन से आ जाओ, कार से आ जाओ, सड़क के रास्ते आ जाओ। जबकि रिसर्च ये कहती है कि कार से जाने पे या सड़क की जो रिलायबिलिटी है, मतलब सड़क की जो वास्तविकता है दुर्घटना करवाने में, वो 1000 गुना ज्यादा है प्लेन से। प्लेन सेफेस्ट मोड है। प्लेन जो है सबसे सुरक्षित तरीका है जाने के लिए, कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो लोगों के दिमाग में ये चल रहा है, लॉजिक वो वहां पे काम नहीं कर रहा है। तो जो दिखता है, जो याद रहता है, उस पर लोग ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। तो हमने कहा
लॉस एवर्सन की बात भी वही है, वही मैंने आपको कहा कि लोग हानि से ज्यादा दुखी होते हैं बजाय कि कुछ पाने से। डैनियल कानेमन का जो ये पूरा रिसर्च है, ये बहुत एक व्यापक रूप में, बहुत लंबे में है। मैंने बस शॉर्टकट लोग जो यहाँ उपयुक्त है वो मैंने आपको बताया, शॉर्टकट जो इसका रूप है। तो कुल मिलाकर के हुआ कि आदमी जो है इमोशन में चलता है, लॉजिक में नहीं चलता है। इस बात को हम लोग समझ पा रहे हैं? ये आखिरी है, इस चीज को समझ पाए होंगे आप। अब हमारा सबसे आखिरी पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? देखिए, होता यह है कि कुछ चीजें आपकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। क्या है? ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी ये व्यक्तिगत नहीं है। कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी हैं, इस धरती पे ऐसी हैं जिसमें सबका भरोसा है, या भरोसा करने की उसमें जरूरत ही नहीं है, उसको सब मानते हैं, मानना ही पड़ेगा। जैसे नदियां, पहाड़, सूरज, चंद्रमा, मैदान, है ना? फिजिक्स में जाए तो ग्रेविटेशन, इसको सब मानते हैं ना, और ये सच की चीजें हैं, ये तो सच ही है ना। इस पर आप भरोसा करने की जरूरत नहीं आपको, ये है ही, क्या भरोसा करेंगे? मेरी बात समझ रहे हैं? तो फर्क नहीं पड़ता आप इन चीजों को मानते हैं कि नहीं, आप देख रहे हैं यह है, और आपके नहीं मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं ग्रेविटेशन में, गुरुत्वाकर्षण में भरोसा करता नहीं हूं, इसलिए मैं छत पर से कूद जा रहा हूं, क्या होगा उसके साथ? आपके भरोसे से ये सब चीज नहीं चलती हैं। नदियां हैं, पहाड़ हैं, गुरुत्वाकर्षण है, आपके भरोसे करने न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। लेकिन कुछ चीजें तभी चलेंगी जब हजारों हजारों लाखों करोड़ों लोग भरोसा उसमें करेंगे। अगर वो भरोसा खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? वो चीजें अपने आप ढह जाएंगी। जैसे कि भगवान, गॉड, क्या आप समझ पा रहे हैं? इमेजिन करिए कि भगवान पे कोई भरोसा आज करना छोड़ दे। रशिया में नहीं करता, रूस में नहीं करता, समझ रहे हैं बात? तो अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप अगर भरोसा करना छोड़ दे तो भगवान गिर जाएंगे। भगवान फिर कोई कहेगा ही नहीं कि भगवान है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए पूरी एफर्ट लगाई जाती है कि लोग भगवान पे भरोसा करें, क्योंकि दिखता किसी को नहीं है ना। पहाड़, नदियां जैसा नहीं है ये कि दिख रहा है भगवान, ग्रेविटेशन जैसा फील नहीं हो रहा है किसी को कि तुरंत इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था, पुजारी वर्ग लगा रहता है कि भैया पूजा करो, पूजा करो, बोलते रहो, नवाह करो, जो क्या कहते हैं, अष्टजाम करो। ये सब भरोसा को मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि सबको पता चल रहा है दिख तो नहीं रहा कहीं भगवान, लेकिन नहीं, लगे रहो। समझ रहे मेरी बात? मैं ये नहीं कह रहा हूं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो बात की बात है, वो डिस्कशन का चीज है, लेकिन एफर्ट लगाया जाएगा उस चीज में जो है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। ऐसा ही पैसा है। क्या है? मनी है तो झूठी चीज, पैसा झूठी चीज है, ये चलती है आपके भरोसे से। मेरी बात समझ रहे हैं? धर्म है, भगवान है और पैसा है। ये जो पैसा है, ये अगर इस पे लाखों लाखों करोड़ों लोग भरोसा करना छोड़ दें तो पैसा आज गिर जाएगा। 2016 में ऐसा हुआ। मोदी जी ने एक बार कह दिया कि अगला दिन वो जो पैसा जिस पे आप भरोसा कर रहे थे कल तक, उसका खत्म है, वो पैसा अब नहीं रहेगा। तो फिर आपके पास कितने सारे पैसे हो, उससे आप एक कुछ भी नहीं, कुछ नहीं खरीद सकते आप उससे। यानी आपके भरोसे से पैसा चल रहा है। ऐसा मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट में भी हुआ था, उन्होंने कुछ कुछ नोट सताए थे, नोटबंदी वहां भी हुई थी। पहली नोटबंदी नहीं आई है इंडिया में, भाजपा ही लाई थी, बात अलग है। तो वो जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है उसमें आपका भरोसा है, तभी चल रहा है। वो झूठ है, एकदम बिल्कुल झूठ है। आप क्या करिएगा अगर कोई पैसा देने के बावजूद आपको सामान नहीं दे? आपने गौर किया कई प्रदेश में, खासकर बिहार में, छोटा 1 रुपया का सिक्का चलता ही नहीं है, बहुत छोटा होता है ना, कभी गौर किया? मैंने गौर किया इसको। अब उस 1 रुपए के लिए आपको 100 रुपए का सम्मान नहीं देगा, क्योंकि 99 रुपए आपके पास हैं और 1 रुपया अगर नकली है, यहाँ के लिए नकली, जिसमें भी अगला दुकानदार को सिर्फ भरोसा नहीं है कि नहीं भैया बहुत छोटा, बेकार, नहीं ले, हटाओ, ये कोई पैसा है। अब आप फंस गए। यानी निर्भर करता है, अगला भी भरोसा करता रहे इसमें और आप भी भरोसा करते रहे इसमें, तो ही चलेगा पैसा।
समझ पा रहे हैं? ऐसा ही कानून है, ऐसा ही न्याय है, ऐसा ही ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार जो कहते हैं। बायोलॉजी में किसी का अधिकार नहीं है। मानव का अधिकार होना चाहिए तो फिर मुर्गे का अधिकार नहीं होना चाहिए? बताइए। जैसे खस्सी का, बकरा का अधिकार होना चाहिए ना, उसको क्यों काट रहे हैं आप? उसका भी अधिकार होना ना चाहिए, क्योंकि उसके अधिकार में भरोसा करने वाला कोई नहीं है। कुछ लोग भरोसा कर रहे हैं, जो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन जो है, वेजिटेरियन जो है लोग हैं, तो वेजिटेरियन लोग उसमें भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उनका ग्रुप उतना इंपैक्टफुल नहीं है। खाने वाले ज्यादा हैं, बचाने वाले कम हैं। और आदमी को नहीं मारना चाहिए, उसका कत्ल नहीं होना चाहिए, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, इसमें सब भरोसा कर रहे हैं। अब कुछ लोग, अलग बात है कि इसमें भरोसा नहीं करते हैं, तो वो फिर मर्डरर बन जाते हैं, सीरियल किलर बन जाते हैं कि हमको भरोसा नहीं है मानवाधिकार में, हम सबको मारेंगे। कोई गवर्नमेंट मान ली। सैनिकों को भरोसा नहीं है मानवाधिकार में, अपने देश के मानवाधिकार में भरोसा है, दूसरे देश के मानवाधिकार तभी तो मार पा रहे हैं। अगर एक सैनिक दूसरे सैनिक को मार रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने देश के मानवाधिकार में करता है कि हम अपनी अच्छा करेंगे, दूसरे को उसमें भरोसा नहीं है हमको। बात समझ रहे हैं? तो जो चीजें नहीं दिखती है ना, मानवाधिकार, पैसा, कानून, धर्म, राष्ट्र, ये चीजें जब नहीं दिखती हैं और सबको साफ साफ पता है कि नहीं दिख रही है, कहीं नहीं है ये सब, तो इसमें हजारों करोड़ों लोगों का भरोसा होना जरूरी है। और उस भरोसे को बनाए रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं लगी रहती है, पुलिस लगा हुआ है, कानून लगा हुआ है, जज वहां बैठा हुआ है कि मानो इस चीज में, तुम न्याय में मानो, सुप्रीम कोर्ट हेड है, यहां पे न्याय मिलता है। और जिस दिन ये गया, ठीक है, उस दिन खत्म हो गया। आप एक देश में भरोसा करते हैं, देश नाम का कोई चीज होता भी है? पाकिस्तान भी हमारा ही देश था ना एक तरह से। 1947 से पहले कहां था? पेट में था, पैदा ही नहीं हुआ था। पैदा ही नहीं हुआ था, अचानक से पैदा हो गया। वहां के लोग उस चीज में भरोसा करने लगे। लाहौर के लोग भी इंडिया में भरोसा करते थे ना पहले, और हम लोग भी लाहौर जाते थे। आप देख रहे क्या चीजें चल रही हैं यहां पर, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो आपका भरोसा होना जरूरी है, जो चीजें नहीं है, जो चीजें नहीं दिखती हैं, और उसको बनाए रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं चाहिए, क्योंकि वो कभी भी, डर हमेशा है उसके साथ और होता रहता है, पूरी दुनिया में उलट पलट होता रहता है। हमेशा डर है कि टूट जाएगा, क्योंकि दिखता तो है नहीं किसी को। मेरी बात समझ रहे हैं? आप उसमें अर्थ देखिए। नास्तिक लोग भगवान में अर्थ नहीं देखते हैं, लेकिन फिर वो उनके गुरु होते हैं, उनमें अर्थ देखते हैं। वो नास्तिकों का भी गुरु होता है। मतलब भरोसा आदमी इंसान नहीं करे, ग्रुप नहीं बनाए, ताजफेल का जो था देख रहे थे ना, ग्रुप में बटना ही है। आप भगवान में नहीं भरोसा करेंगे, लेकिन भगवान नहीं है उसमें तो भरोसा करेंगे ना आप। उनके फिर गुरु होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? और जो लोग किसी चीज में, इमेजिन करिए कोई व्यक्ति ऐसा हो जो किसी चीज में अर्थ नहीं देखता है, ना भगवान में, ना पैसा में, ना राष्ट्र में, ना धर्म में, ना साम्राज्य में, किसी चीज में नहीं देखता है, उसे कहते हैं सिनिकल। क्या कहते हैं उसे? सिनिकल। SYNICAL, सिनिकल। सिनिकल मतलब जिसको हर चीज में अर्थ दिखना बंद हो गया है, निरर्थकवादी। वो किसी भी चीज में अर्थ देखता ही नहीं है। आप उसको पैसा देंगे, कोई लेना देना नहीं है। धर्म राष्ट्र में मानता नहीं है। आप उसे पैसा देंगे, पैसा में नहीं मानता है, धर्म में नहीं मानता है, राष्ट्र में नहीं मानता है, कानून में नहीं मानता है, पुलिस में नहीं मानता है, किसी भी चीज में, भगवान को भी नहीं मानता है। हर एक चीज से वो एकदम कट गया है। अगर उसका किसी भी चीज में भरोसा नहीं है, समझ रहे बात को? जैसा कि था एक व्यक्ति जिनसे सेनिकल का समुदाय ही निकल गया, एक समुदाय निकल गया। उसका नाम था डायोजनीज, यूनान का आदमी था। क्या नाम था उसका? डायोजनीज, नाम याद रखिएगा। सिनिकल का समुदाय इन्हीं से शुरू हो गया। ये लोग किसी भी चीज में नहीं मानते थे, और ये एक बैरल में रहता था। बैरल समझ रहे हैं? दारू का, जिसमें दारू रखा जाता है ना, बैरल होता है, या एक बड़ा टैंकर आप इमेजिन करिए, छोटा सा, मतलब लकड़ी का, उसी में रहता था, समुद्र किनारे। ठीक है?
ये यूनान की बात है। सिकंदर इससे मिलने गया, ठीक है, सिकंदर इससे मिलने गया और उसने कहा कि देखिए सुबह सुबह का समय था, ये बड़ी अच्छी स्टोरी है। तो डायोजनीज से जब सिकंदर शुरू में सुबह सुबह में मिलने गया तो उसने कहा कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो डायोजनीज ने कहा कि तुम इतने बड़े साम्राज्य के मालिक हो, मेरे लिए तुम क्या ही कर सकते हो, सिर्फ इतना कर दो कि सामने से धूप आ रही है तो साइड हो जाओ, धूप छोड़ दो हमारे लिए। सिकंदर सोच रहा था कि उसको रुपया पैसा कौड़ी कुछ ऐसा दें। वो कह तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, धूप रोक रहे हो, धूप से हट जाओ कि धूप हमको लग जाए। अब इस व्यक्ति को डायोजनीज से साम्राज्य बनेगा, ये किसी चीज में भरोसा ही नहीं करता है, ये भगवान में भरोसा नहीं कर रहा है, साम्राज्य बनाने में क्यों भरोसा करेगा, ये कानून राष्ट्र पैसा किसी चीज में भरोसा नहीं कर रहा है। तो जो व्यक्ति किसी चीज में भरोसा नहीं करेगा ना तो युद्ध लड़ेगा ना किसी को लड़वाएगा, समझ रहे हैं, उससे कुछ होने जाना ही नहीं है। तो जितने भी राष्ट्र देश और युद्ध लड़ी गई है ये सारे उन लोगों के लिए, उन लोगों के द्वारा लड़ी गई है जिनका किसी न किसी चीज में भरोसा है, और ज्यादातर ऐसी चीजों में भरोसा है जो कि है ही नहीं। साम्राज्य है ना, कहने के लिए भगवान है, धर्म है, पैसा है, कानून है, इन सब में भरोसा इनका था तो इन्होंने साम्राज्य बनाया। अगर नहीं होगा, सोचे ना, अगर किसी चीज में आपका किसी चीज में रस ही खत्म हो जाए तो आप घर में बैठ जाएंगे चुपचाप, क्यों जाएंगे बाहर, कोई भी चीज ही नहीं मानते हम। क्या चीज को समझा पा रहा हूं मैं। तो डायोजनीज जो था वो सिनिकल था, निरर्थकवादी, किसी चीज में अर्थ नहीं देखना, भगवान नहीं, पैसा नहीं, धर्म नहीं, रिलीजन नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी चीज में नहीं देख रहा। तो कुल मिला करके भरोसा का जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको भरोसा, आपके भरोसे पे चलती है, वो आपने भरोसा बंद कर दिया वो गिर जाएगा, उसी दिन गिर जाएगा, खत्म। और कुछ चीजें हैं जो आपको भरोसे करने की उसमें जरूरत नहीं है, वो आपके भरोसे के बिना भी चल रही है। और कमाल की बात है, जो भरोसा नहीं किए जाने वाली चीज है वो जो सत्य है, कहने का मतलब, थोड़ा सा आप यहां पर आखिरी चीज देख लीजिए, पहाड़, नदियां, पेड़, जंगल, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, और इधर जो चीज दिखती है नहीं, भगवान, पैसा, धर्म, कानून, न्याय, राष्ट्र, ये सब चीजें, ये सब। भगवान कैसे ऐड हो जाएगा, भगवान का तो मूर्ति हमें दिखता है ना, भगवान तो रियली में तो दिखते नहीं है। भगवान तो मूर्ति में आपको दिखता है, बात सही, इस पे बात करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अब हर मूर्ति को थोड़ी पूछते हैं आप, एक ढंग का आपने बनाया है, आपने उसमें भरोसा रखा है, आपके भरोसे से है, उसी मूर्ति में मुसलमानों का भरोसा क्यों नहीं है, ये बात समझ रहे हैं। ये जो भरोसा आपका है उसमें क्रिश्चियन का क्यों नहीं है भरोसा, उसमें जैन क्यों नहीं भरोसा कर पाते हैं, तो महावीर को मानते हैं। आपके कृष्ण भगवान को सिर्फ आप ही ना मान रहे हैं, पूरा मुसलमान वर्ग नहीं मान रहा है, पूरा जैनिज्म नहीं मान रहा है, महावीर नहीं, बुद्ध बौद्ध धर्म नहीं मान रहा है, ईसाई नहीं मान रहा है, वो जीसस को मानता है, मानता ही नहीं है, आपके भगवान पे हंसता भी है। मुसलमान तो ये कहता है कि मूर्ति कैसे हो, मूर्ति में कैसे भगवान आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, ये तो भरोसे से ही चल रहा है ना। और आपको ये समझ में नहीं आता है कि बिना मूर्ति के भगवान कैसे आएगा, और आप लॉजिक देते हैं कि जब भगवान हर जगह है तो मूर्ति में भी तो होगा ही। मेरी बात समझ रहे हैं, सब जगह अगर भगवान बटे हुए हैं थोड़ा थोड़ा हर जगह है तो मूर्ति में भी होगा ना। तब उस हिसाब से तो भाई मूर्ति में ही क्यों होगा, तब तो हर जगह है, सड़क पे, नदी में, सब जगह है भगवान तब तो। अब इस पे लड़ते रहिए लॉजिक पे, उधर से अब लॉजिक आएगा आपके विरोध में, आप इधर से देंगे हाँ में ना में, ये चलता रहे, तो भरोसा ही है ना, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है। चलिए समझिए, आपको इस चीज का भरोसा है कि यहाँ पे टेबल है, बेंच है, भरोसा करने की जरूरत है। मैं क्या कह रहा हूं, पेड़ हरा है, इसका भरोसा करना है कि वो तो है ही, लेकिन भगवान पे लोगों को भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि आप कैसे दिखाएंगे भगवान यहाँ बैठे हैं, हम बोल रहे भगवान है यहाँ, कहाँ है। मेरी बात समझ रहे हैं, तो जो चीज नहीं है उस पर भरोसा से ही चलेगा ना। क्या फिर से समझाऊं इस चीज को, कोई बात नहीं है, जो चीज नहीं है तो आपको भरोसा का तेल डालना पड़ता है, उसमें फ्यूल, ईंधन डालना पड़ता है कि भाई चले घिसके,
और ज्यादा आदमी अगर ऐसा मानना बंद कर दिया तब तो हम फंस गए। इसीलिए वो पूजा पाठ चलता रहता है, लगातार चलता रहता है कि बना रहे बना रहे बना रहे। मेरी बात समझ रहे हैं? चीजों को समझ पा रहे होंगे आप? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इधर की चीजों पे जो सच हैं और इधर की चीजें, पैसा, भगवान, धर्म, राष्ट्र, कानून, जो कि नकली हैं या फिर आपके भरोसे से चलने वाली चीजें हैं जो नहीं है, एक तरह से थ्योरी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं, जो लोग बोल के गए मैं बस रख रहा हूं उन चीजों को। ठीक है, आप ऐसा मत जोड़िए कि मैं भी इसी तरह से सोचता हूं। ठीक है, कहने का मतलब यह है नकली चीजें असली चीजों पे भारी पड़ जाती है और बर्बाद कर सकती है। नकली चीजें असली चीजों पे भारी पड़ सकती हैं और उसको बर्बाद कर सकती है। पहाड़ तोड़ दिए जा सकते हैं, नदियां बेकार कर दी जा सकती हैं, ग्रेविटेशन भी हटाया जा सकता है टेक्नोलॉजी से। निर्वात तो पैदा कर दिया जाता है ना, वैक्यूम, जहां पे लोग, नासा के जो वैज्ञानिक हैं वो सब क्या करते हैं, पहले जो बाहर का जो वातावरण है जहां पे कुछ भी नहीं है, वो वहां पे एक ऐसा माहौल बना लेते हैं। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि नकली चीजें असली चीजों पे जब भारी पड़ना शुरू कर देती है तब हम कहते हैं कि अब बर्बादी होगा। वो पड़ता ही है। और इसमें सबसे बड़े जो योगदान है उनका नाम आप जानते हैं? ये हमारे लेक्चर का सबसे आखिरी पार्ट है, जय नेताजी के। ये सब चीज गेम चल रहा है, मानो कि हमारा पार्टी बहुत बढ़िया है मानो कि हम ही, इसलिए आपने देखा होगा गठजोड़ है बड़ा नेता का, और जो बाकी जो पंडित पुजारियों का जो गठजोड़ है वो चलता है। सब लॉजिक समझ में आ रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो लोग कॉन्शियसली ऐसा कर रहे हैं, वो लोग किसी न किसी चीज में भरोसा करते हैं, अर्थ देते हैं उस चीज को। क्योंकि जो निरर्थकवादी हो गया ना वो कुछ नहीं करता है, उससे निकल हो जाता है, वो समुद्र किनारे लेटा रहेगा। जाओ, समझ रहे मेरी बात? तो आप किसी चीज पे भरोसा करेंगे, लोग उस पर भरोसा करेंगे तो वो चलनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना?